अब ये सवाल जो है, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस में 4 हेड्स ऑफ इनकम के आते हैं। इनको हम ज़रा डिस्कस आउट करते हैं। और आपको मैंने एक ज़माने में सैलरी के एक्सट्रैक्टेड न्यूमेरिकल्स दिए थे कि यार ये एक दफ़ा देख लेना। अब ये 4 हेड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हैं इनको हमें डिस्कस करना है। अच्छा, पिछली 2 अटैम्प्ट्स है ना एग्जामिनर ने, ऑटम 24, स्प्रिंग 24, इसने ये इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने लास्ट अटैम्प्ट में भी 8 नंबर का सैलरी में से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, अभी पी फंड निकाल दो और ग्रेचुटी निकाल दो, डेट्स इट। उससे पहले भी उसने पूछा, तो उसने 2 अटैम्प्ट से उसने इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं पूछा। सो इस स्प्रिंग 25 की अटैम्प्ट में देर आर हाई चांसेस कि एग्जामिनर आपको 4 हेड्स का न्यूमेरिकल गिवन करेगा। मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, इन न्यूमेरिकल्स में कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। इसमें से 70% एरिया से सैलरी होगा। कैपिटल गेन, अदर सोर्स, एफटीआर वो ना होने के बराबर एडजस्टमेंट्स होती हैं। वो उसमें से ना इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछता है या उसको बिजनेस में लेके जाता है। हमने बिजनेस के और एओपी के जितने भी सवाल किए हैं उनमें कैपिटल गेन्स की अच्छी वाली एडजस्टमेंट्स थी। एक वो सवाल था हमारा आई गेस लिबास एंड को वाला, उसमें पूरा कैपिटल गेन था। हमने एक सवाल किया था फेथ्स ब्रदर्स वाला, उसमें पूरा कैपिटल गेन, फॉरवर्ड लॉसेज, मुदारबा सारा कुछ इन्वॉल्व था। फिर एक हमने सवाल किया था आकाश कुमार वाला, उसमें पूरा अदर सोर्स का बीच में इन्वॉल्व था। तो वो बिज़नेस के साथ उनको मर्ज करके पूछता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसने उन इनकम्स को ऐड किया होता है, हम उसको लेस करवाते हैं, रेलेवेंट हेड में ट्रीट करते हैं, तो वो बिज़नेस के साथ समझ आती है। इन 4 हेड्स को मिला के जो टेस्टिंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें एज सच आपको डिफ़िकल्टी वगैरह फेस नहीं होती। तो आपको अगर ये सवाल आ गया पेपर में 4 हेड्स ऑफ इनकम का कंबाइंड न्यूमेरिकल जो 15 नंबर तक का होता है, तो यकीन मानिए ये आपके लिए बोनस होगा। इसमें से मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान है। अगर ये सवाल 15 नंबर का है तो इसका बेंच मार्क के 70% सैलरी है, बाकी जो है ना 30% वो बाकी एक आधा इसमें होगा भी, एक आधा हेड ऑफ इनकम होगा और टैक्सेशन होगी। तो इसमें से मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान है। तो इसको देखते हैं। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू सलमान फॉर टैक्स ईयर 2023 शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। ये हमने शो करना है। एक चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, जब भी आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी ना, इस असूल को कभी भी नहीं भूलना आपने। पेपर में भी चाहे आप सैलरीड का सवाल कर रहे हो, चाहे एओपी का कर रहे हो, चाहे नॉन सैलरीड कर रहे हो, आपके पास जब भी टैक्सेबल इनकम आएगी। अब देखें इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि हमने जब प्रॉपर्टी के सवाल वगैरह देखे थे हमने इस चीज़ को टेकअप नहीं किया था, हमने कैपिटल गेन के सवालों में टेकअप नहीं किया था। अब एक बंदे के पास सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है और एक बंदे के पास सिर्फ अदर सोर्स की इनकम है, और अगर उसकी कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इनकम दोनों अगर 10 मिलियन से ज़्यादा हो रही हैं तो हम क्या किएगा, सरचार्ज लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम के लिए कहीं भी हमने नहीं लिखा हुआ कि सैलरी या बिजनेस की हो, वो किसी भी हेड से इनकम आ सकती है, लेकिन होनी एनटीआर की चाहिए। सेपरेट ब्लॉक की इनकम बीच में नहीं आएगी, एफटीआर की इनकम बीच में नहीं आएगी। एनटीआर की जो टैक्सेबल इनकम आती है अगर वो 10 मिलियन से ज़्यादा होगी तो आपने 10% सरचार्ज कैलकुलेट करना होगा, जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का क्या होगा, 10% होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये एक एडिशनल स्टेप है जो आपको पेपर में होगा। अब क्या हमें पेपर में ये बताएगा या नहीं बताएगा, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। जब पेपर में आपको वो स्लैब रेट्स गिवन करेगा ना, अगर उसने स्लैब रेट्स के साथ सरचार्ज नीचे गिवन किया है, इसका मतलब पूरे सवाल में सरचार्ज लग रहा है। अगर नहीं भी गिवन किया हुआ तो देन इट इज़ अंडरस्टूड कि 10 मिलियन से ऊपर में सरचार्ज लगा के आओगे, हमने सेफ साइड पे जाना है। बट क्योंकि ये हमारा कैफ का असूल है कि वो टैक्स में हमें हमेशा रेट्स गिवन करते हैं, हमेशा रेट्स गिवन करते हैं। तो इसको मैं डिस्कस कर दूँ, मैं अब इनको प्रॉपर तो राइट नहीं करूँगा, प्रॉपर इनको सॉल्व नहीं करूँगा, इनको डिस्कस करना है, बिकॉज ये बहुत आसान सवाल है। अभी ये आप जो सबसे मुश्किल सवाल है वो सारे मैंने आपको प्रॉपर ए टू दी करके दिखाए हैं। आप देखते हैं सलमान works as a head chef at Tasty Cafe, which is owned by Zimedar Limited, ZL, a listed company on Pakistan Stock Exchange. He received the following emoluments from the TC during the year 30 जून 2023। अब देखिए जहाँ पे काम कर रहा है वो रेस्टोरेंट है, तो एम्प्लॉयर हाईलाइट कर लें, एम्प्लॉयर कौन है, रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है। अब इसको ये जो सैलरी मिली है वो उसने हमें बता दी है।
अब उसने कहा है ये फॉलोइंग उसको ड्यूरिंग द ईयर मिली है, सारी एनुअल गिवन है। सैलरी कितनी है 24 लाख है, ऐड हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस 6 लाख है, ऐड हो जाएगा। एनुअल बोनस 4,80,000 का, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन एडिशन टू द अबव, इनके अलावा टीसी ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स, फ्री मील्स वाइल ऑन ड्यूटी वर्थ ₹4.5 लाख। हमें पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो रेस्टोरेंट या होटल है, अगर फ्री में खाना देगा तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इसका मतलब हम इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर स्टाफ डिस्काउंट अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट ओन्ड बाय ZL सलमान अवेल डिस्काउंट वर्थ ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब डिस्काउंट दिया गया है और उसने ये डिस्काउंट लिया है, अब ये टैक्सेबल है, ये क्या है, टैक्सेबल है। क्यों? बिकॉज इट वॉज क्लियरली रिटर्न के ड्यूरिंग ड्यूटी और फ्री में खाना या सब्सिडाइज खाना हो तो वो एग्जाम्प्ट होता है। अब ये डिस्काउंट उसने अगर दिया हुआ है और उसने वो डिस्काउंट को अवेल किया है तमाम रेस्टोरेंट्स के ऊपर, तो उसने अदर देन ड्यूटी और ही लिया होगा, तो इसलिए ये बेनिफिट्स जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर है जी हेल्थ इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख कवरिंग हिज स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसने ये हमें बता दिया है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जेम्प्ट। अब आगे कहानी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 70,000 रुपया जो कंपनी पे कर रही है और उसकी 3 लाख रुपए तक की हमने इंश्योरेंस करवा के दी हुई है, तो भाई एग्जाम्प्ट है ये। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गई है तो उसने पूरी कहानी बताई है, हम क्या लिख देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आगे डैश, क्योंकि ये क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। फिर a company maintained car which was purchased by TC for ₹2 million. The fair market value of the car on 30th June is 5.5 million. The car is used for purpose partly and business use के लिए। अब देखें गाड़ी परचेज की और उसने हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन की, हम पढ़ के आ चुके हैं। इफ़ द कार इज परचेज्ड तो हम क्या लेंगे, कॉस्ट का 5%, बिकॉज बोथ पर्पज़ के लिए है, तो हम क्या लेंगे, 2 मिलियन का 5% लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डन। An option to acquire 12,000 shares of ZL at a price of ₹98 per share under an employee share scheme, उसको ऑप्शन दी है कि 98 रुपये की पर शेयर ले ले। ऑप्शन was granted on 1st February when the fair market of the share of 105। Sulaiman exercised the option on 1st March 2023 when the fair market value was 1110। उसको ऑप्शन दी, उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, उसको यकम मार्च को क्या मिल गए, शेयर मिल गए हैं 110 के हिसाब से, तो 110 के शेयर्स मिले हैं और इसने कितने की पेमेंट की है, 98 की। कितना का बेनिफिट हुआ, 12 रुपये का, तो 12 इंटू 12,000 करेंगे, 1,40,000 का बेनिफिट जो है उसके इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर यदि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एट 8% ऑफ बेसिक सैलरी इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द ईयर 22% प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू सलमान अकाउंट, हिज बैलेंस इन द प्रोविडेंट फंड इज ₹960। अब देखिए पी फंड उसने हमें गिवन किया है बेसिक सैलरी, वो है 8%। तो अब पी फंड की अगर हम बात करें इसके कैलकुलेशंस पे, तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी है हमारे पास, उसने हमें गिवन की है 8% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसकी सैलरी है 24 लाख, तो 24 लाख का ज़रा 8% लें, कितना आता है, 24 लाख का 8% कितना होता है, 1,92,000 जो है वो क्या किया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट की है। इसमें से हम लेस करवाएंगे रूल, वो है ₹1,50,000 और हम लेंगे 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी&एस अलाउंस, मतलब हम लेंगे 24 लाख का 10%, ये कितना आएगा, 2,40,000। लोअर ऑफ लेस करवाना है, लोअर ऑफ क्या है, 1.5 लाख, ये 1.5 लाख हमने लेस करवाया और रिमेनिंग जो है वो कितना बनता है 42, ये हम क्या कर देंगे, इस भाई साहब की सैलरी में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर इसको मिला है प्रॉफिट, इंटरेस्ट का भी हमें पता है रूल क्या होता है, हमने यहाँ पे इसको इंटरेस्ट मिला है 22% के ऊपर और वो उसको बैलेंस फंड में आ गया है, ठीक है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट मिला है 22% के ऊपर, तो ज़रा लें 9,60,000 का 22% कितना बनता है, 2, ये उसको हमने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, इसमें से हम लेस करवाएंगे जो हमारा रूल है। हमारा रूल क्या है, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 24 लाख का आप क्या लेंगे, 1/3 कितना आता है, 8 लाख, और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, मुझे बैलेंस पता है वो कितना है, 9,60,000,
कितना आता है 16%? 153,600। इसमें से हम लेते हैं हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या है? 8 लाख है। 8 लाख लेस करवाया, कोई बेनिफिट नहीं आता, तो सैलरी में कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। डन। क्लियर है ये? उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक कलनरी शेफ कोर्स, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा है। सलमान अटेंडेंस दिस कोर्स इन दुबई फॉर विच टीसी पेड अ कोर्स फी ऑफ ₹5 लाख। अब भाई हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जो कोर्स की फ़ी वगैरह होती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग की एग्जाम्प्ट होती है, ये तो नहीं आएगी। इन रिलेशन टू हिज स्टे इन दुबई ही वॉज प्रोवाइडेड अ ट्रैवल अलाउंस ऑफ 2.5 लाख। उसको कितना अलाउंस दिया था? 2.5 लाख का अलाउंस दिया था। However, Salman opted to stay in a relative house in Dubai and only spent 1 लाख out of travel allowance funded by TC। लेकिन उसने क्या किया है? 1 लाख ही खर्चा किया है। अब ये देखें, ये उसको फिक्स मिला है अलाउंस 2.5 लाख है, 1 टाइम है, लेकिन 3 हफ्ते के लिए तो है। क्या करना चाहिए इसके लिए? फिर हम नोट लिखेंगे इसके नीचे, जब हम ट्रीटमेंट लेंगे ना, हम एन लिख के लिख के कि अज्यूमिंग दैट दिस अलाउंस इज़ 1 टाइम, तो इससे क्या कर रहे हैं हम? एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। ये अमाउंट बड़ी है 2.5 लाख की। 2.5 लाख की अमाउंट ना काफ़ी बड़ी है, बिकॉज जो 1 टाइम अलाउंस होते हैं ना वो छोटे होते हैं, 5,000 10,000 वो समझ आती है एग्जाम्प्ट करते हुए। 1 टाइम 2.5 लाख का अलाउंस मिले ना, तो ये एग्जाम्प्ट करवाना बड़ा मुश्किल होगा, तो ये टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप इसको एग्जाम्प्ट करवा रहे हैं तो आप नीचे क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे कि आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज़ 1 टाइम, तो एग्जाम्प्ट है। बिकॉज आपको एक बात बता दूं, जब आपका टैक्स का सोल्यूशन आता है तो एक सोल्यूशन नहीं होता, देयर आर 5 सोल्यूशंस, 3 to 5 सोल्यूशंस होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर चेक होता है। जैसे अभी हमने ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है, तो देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक कहता है कि इंटरेस्ट हायर ऑफ लेके लेस करवाओ, एक कहता है इंटरेस्ट को लोअर ऑफ लेके लेस करवाओ, दोनों ठीक है। तो जो कि टैक्स का पेपर जहाँ पे आपने कंसल्टेंसी करनी होती है, तो मेरी कंसल्टेंसी अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, तो गलत नहीं होगी। डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरह से ट्रीट करवा रहे हैं। तो पेपर में जैसे ये वाला पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजिंग है 8वां, तो इस पर नोट लिख दें, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि 2.5 लाख का अलाउंस जो है ना, बड़ी अमाउंट है, ये बड़ी अमाउंट है, ये टैक्सेबल हो जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, टैक्सेबल हो जाती है प्रैक्टिकली, इतना बड़ा अलाउंस मिले तो। अब ये सैलरी हो गई। अब है देखिए, ड्यूरिंग द ईयर सलमान रिसीव एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹7,65,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, द अमाउंट वाज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। भाई ये 7,65,000 मिला, इसमें टैक्स कटा हुआ है, तो इससे ये शो कर रहा है 765,85% को। तो आप इस 765,000 को डिवाइड करेंगे 0.85 के ऊपर, कितनी इनकम आएगी? 9 लाख। ये इसकी हम इनकम ऐड कर देंगे, FTR की आ गई, और हम जब टैक्स निकालेंगे तो उसमें से हम लेस करवा देंगे। सलमान रुपीज़ पेड 3 लाख एज डोनेशन टू NPO listed in 13 schedule, 80% द अमाउंट वॉज पेड टू क्रॉस चेक एंड रिमेनिंग वॉज पेड इन कैश। तो कैश में पे किया, उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। हम 3 लाख का 80% लेंगे, उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे? रिबेट कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमें पता है A/B × C करके हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा, आप जाके ना इसकी मार्किंग स्कीम में देखिएगा एग्जामिनर कमेंट्स में कि बच्चों के कितने % पासिंग मार्क्स आए थे इसमें से। अब ये सवाल मुश्किल है, कोई एक एडजस्टमेंट जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, तो ये सैलरी के सवाल है, पिछले 1 साल से उसने नहीं पूछे। स्प्रिंग 25 में सैलरी का न्यूमेरिकल इज़ मोस्ट लाइकली कि एग्जामिनर जो है वो पूछेगा और अच्छा सवाल पूछेगा। ऐसा आज ना ज़्यादा मज़ा आएगा, ये चैंक वाला सवाल जो है। अभी तक मैंने जितने भी हमने सवाल प्रैक्टिस किए ना पूरे सेशन में, चैप्टर 1 से लेके अभी तक जो सबसे मुश्किल सवाल आए हैं ना, सबसे मुश्किल सवाल वो स्प्रिंग 2022 के थे। उसमें कोई सवाल पकड़ा नहीं जा रहा था। उसका सवाल है वो आकाश कुमार वाला, जो समझ नहीं आती कि करना क्या था, लेकिन
मुश्किल नहीं था, मैंने आपको बताया था। इसमें 2 एडजस्टमेंट छोड़ के करो, आपका 80% सवाल हो जाता है। उसके अलावा उसमें लॉसेस का सवाल था, सैलरी का सवाल उसमें मुश्किल था। वो यू कैन से डैट हमारे पिछले 6 अटैम्प्टों में से स्प्रिंग 2022 से लेके ऑटम 24 तक का सबसे मुश्किल अटैम्प्ट जो क्वेश्चन के टेस्टिंग वाइज थी वो स्प्रिंग 22 की थी। उसमें माई स्टूडेंट गॉट अ मेरिट सर्टिफिकेट, शी गॉट द हाइएस्ट मार्क्स। 9100 बच्चा अपेयर हुआ था, 100 समथिंग, शी वॉज द टॉपर। तो भाई पेपर अगर आपको रूल्स आते हैं ना, आपको करने का तरीका आ गया जो बताया हुआ है, निकल जाता है पेपर। अब हम जब भी सवाल कर रहे हैं, आप देखें कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं आ रही, मैं इसको छोड़ करके चला जाता हूँ। अगर सारा करके आता हूँ उस एडजस्टमेंट के ऊपर हो जाता है। तो ये आप करेंगे, पेपर हलवा ही होता है। स्प्रिंग 22 से कंपेयर करें तो सारे पेपर आपके आसान हैं, हलवे पेपर होते हैं, आप लोग पैनिक कर जाते होते हैं। अब ये सवाल देखें, ये 19 मार्क्स का सवाल आया है और ये सैलरी का सवाल है, ठीक है। ये वो है जी आपका फेथ ब्रदर्स वाली, 19 मार्क्स का ये है और 18 मार्क्स का वो था। तो कितने बनते हैं ये, आई गेस 40, 2 न्यूमेरिकल थे बस। कहते हैं जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू चैंग फॉर टैक्स ईयर 2024, शो ऑल रेलेवेंट एग्जामिशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। तो मिस्टर चैंग की हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ये सवाल है सबसे मजे का। कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन assume that today is 30th September 2024. Cheng, a Chinese citizen, has been in Pakistan since the year 2016. वो 2016 से पाकिस्तान में बैठा हुआ है। बड़े चाइनीज़ है पाकिस्तान में, बड़े चाइनीज़ हैं, बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं, 2016 में बहुत थे। For career growth, he left his employment with Hope Limited, an unlisted company FMCG, on 30th September 2023 and joined a leading chain of hotels named Lee Desire Hotels on 1st October 2023। अब इस साल में इसके पास 2 एम्प्लॉयर हैं। जो होप लिमिटेड है ना, इसके पास इसने रिटायरमेंट ली है सितंबर में, इसने काम किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो 3 मंथ्स के आ रहे हैं। और जो DH है इसके उसने ज्वाइन किया अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 ये आ रहे हैं आपके पास। 9 महीने के बेनिफिट्स जो हैं आपको DH से मिल रहे होंगे। तो इसमें 2 एम्प्लॉयर जो हैं वो शामिल हैं। ये सवाल मैंने सारे करवा दिए हुए हैं, कह रहे मैंने सैलरी के सारे सवाल करवा दिए हुए हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2024 आर एज फॉलो। जो HL से मिले हैं और जो DH से मिले हैं वो उसमें देख रहे हैं। बेसिक सैलरी पर मंथ है 3.5 लाख रुपये। अब मुझे पता है HL से सैलरी मिली है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने। मेडिकल अलाउंस पर मंथ है, मेडिकल अलाउंस जब भी पड़ोगे इसको हाईलाइट कर लो बिकॉज आपने मेडिकल फैसिलिटी देखनी है, लेकिन 3 माह का है। यूटिलिटी अलाउंस भी 3 मंथ का आ जाएगा। लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट अ सब्सिडाइज रेट पर मंथ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। भाई इसका एम्प्लॉयर होप लिमिटेड है, वो तो रेस्टोरेंट नहीं है, तो इसने अगर लंच दिया है तो ये क्या है, टैक्सेबल है। कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड यूज पर्सनल है, 3 लाख की कॉस्ट है। और फिर वैल्यू तो हम यहाँ पे लेंगे 3 मिलियन, हम लेंगे जी 3 मिलियन का हम लेंगे 5% और ये लेंगे 3/12 बिकॉज 3 महीने से गाड़ी इस्तेमाल की है तो बेनिफिट आ जाएगा। बोनस मिला है ये भी ऐड हो जाएगी और ग्रेचुटी मिली है अनअप्रूव्ड। इसका रूल पड़ा है ₹75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर, वो लेस करवा के हम बाकी ऐड करेंगे। तो 12, 25 में से 75 ही लेस होगा, रिमेनिंग 1150 आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये तो सारी कहानी होगी HL की 3 महीने की। फिर DH से बात करें तो 4.5 लाख इंटू 9 कर देंगे। मेडिकल अलाउंस पर मंथ है ये भी ऐड हो जाएगा, यूटिलिटी अलाउंस पर मंथ ये भी लेस हो जाएगा। अब लंच, अब होटल्स है, क्यों, वो तो रेस्टोरेंट्स हैं, तो होटल रेस्टोरेंट बड़ा फ़र्क होता है। ताकि एक दफ़ा ना ध्यान से रूल पढ़ें, रूल पे वर्ड क्या इस्तेमाल हुए, रूल पढ़े ना, बुक्स आपके पास होंगी, रूल पढ़ें कि रूल्स में एग्जैक्टली उसने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है। क्या उसने रेस्टोरेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है कि रेस्टोरेंट एंड होटल्स का वर्ड इस्तेमाल किया है।
मैं आपको बड़े ऐसे होटल्स बता सकता हूँ जहाँ पे खाना नहीं बनता, वो जाके बाहर से ला के देती हैं। एग्जाम्ट है, खप रहे हैं। फिर कंपनी में टेंट कार है, 5 मिलियन की ली थी और ये बहुत पर्पज़ के लिए दी है, तो इसका हम लेंगे 5% और मल्टीप्लाई करेंगे 9/12, बेनिफिट ऐड हो जाएगा। डन है, मैंने तो कहा तो है एग्जाम्ट है, काटा मारा तो हुआ है। अब ये सारा कुछ हमें उसने बताया, तो यहाँ तक कुछ चीज़ मुश्किल लगी, टेबल पढ़ा, कोई कैलकुलेशन मुश्किल होगी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। 2 एयर टिकट्स टू चाइना टू एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 6 लाख फॉर चेंग एंड हिज स्पाउस ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड रुपीज़ 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग टू चाइना। उसको हमने 6 लाख तक की टिकट्स दी हुई हैं, रिटर्न टिकट्स। उसका खर्चा कितना हुआ है? 5.5 लाख तक का। तो डैट इज़ अ कन्वेंस अलाउंस सॉर्ट ऑफ, कि 6 लाख तक का अलाउ है और हमने उसको कितना खर्चा है वो 5.5 लाख तक का हुआ, इसको ट्रीट कर लेंगे। अब ये पॉइंट 2 देखें, रुपीज़ 7.5 लाख रिसीव फ्रॉम साइनिंग अ बॉन्ड विद DH अकॉर्डिंग टू विच चेंग कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 30 जून 2025। ये 7.5 लाख एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए कि आप हमारे पास आएँ, काम करें, हम आपको नया कैंपस खोल देंगे, आपने 3 साल मज़ीद यहाँ पढ़ाना है, तो उसके पैसे आपको दिए होंगे, जो ऐसे इसको पैसे मिले हैं वो क्या हो जाएंगे, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। हैं? मैं तो उसकी बात करूँ चैंग की, तुम्हारा ज़हन छोटा है यार। तो मैं तो वैसे एग्जाम्पल कोड कर रहा था। है जी, ऑल करेक्टर्स आर फिक्शनल। क्या? ऑल करेक्टर्स इन दिस स्टोरीज आर फिक्शनल। वो कहते हैं ना, किसी से मुमासलत महज इत्तेफाक हो सकती है, दो ही कहूँगा। है? फिर है अच्छा जी, इसको 4 लाख मिला है DH से कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। जो कमीशन मिलती है एम्प्लॉय का, ये भी सैलरी का पार्ट बनती है, ऐड हो जाएगी। फिर है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। ये एक एडजस्टमेंट अच्छी है और ये मैंने ज़िंदगी ना मिले के दोबारा में लिखी भी हुई है, हाईलाइट भी की हुई है सवाल के साथ कि ये एडजस्टमेंट नंबर 4 लाजमी करनी है। लोन की टोटल 3 एडजस्टमेंट है, एक ये वाली, एक है ऑटम 17 की, एक है स्प्रिंग 19 की। ये 3 एडजस्टमेंट्स कर लो, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का लोन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये 3 सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट है। अच्छा, लोन कितना है? 38 लाख का DH का एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। Cheng had obtained this interest-free loan from HL for the construction of the house on 1st July 2020. The house was given on rent under a 5-year rental agreement at an annual rental of rupees 8 लाख। अब ये 2 ट्रीटमेंट हैं। अब हुआ क्या है कि इस भाई साहब ने जो लोन लिया था HL से, इंटरेस्ट फ्री था, तो 38 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। इसने किस रेट पे लिया? 0 के ऊपर। कितना ऐड हुआ? 3,80,000। लेकिन यहाँ पे 3 महीने का बेनिफिट्स आएगा। इसको हम करेंगे 3/12, तो इंटरेस्ट बेनिफिट क्या आएगा? कितना? 95,000 ये ऐड हो जाएगा। डन। अब इसने कहा यार आप मुझे ले तो आए हो, मैंने तो साहबकों से कर्जा लिया हुआ था। मैंने कहा कोई नहीं, आप हमारे पास आए हैं, आपके कितने लोन है? मैंने कहा इतना लोन है, ठीक है हम पे कर देते हैं। लोन किसका था? मेरा, है ना, मेरा था। किसने पे किया? अब साहब ने पे कर दिया। किसको बेनिफिट हुआ? तो कितना लोन पे किया? 380। ये बेनिफिट जो है ये क्या हो जाएगा? 380 नहीं, 38 लाख का। ये जो लोन वेव ऑफ किया है ये ऐड हो जाएगा, बिकॉज डैट वाज द लायबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टी। और जो यहाँ पे उसको रेंटल इनकम आई है 8 लाख रुपया, तो हम इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। 8 लाख इसकी इनकम है, यही इसकी RCT बनेगी। इसमें से पहले हम लेस करवाएंगे रिपेयर 1/5, उसमें से फिर हम इंटरेस्ट लेस करवाएंगे। अब इंटरेस्ट कितना था इसका?
95,000 का, तो जितना इंटरेस्ट है वही लेस होगा, बिकॉज 3 माह के लिए इसका लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर अदर इन्फॉर्मेशन में आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 31,500 Chinese yen net of 30% tax equivalent to rupees 1260 in his Pakistani bank account being a share of profit from a business in China, जिसकी फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, आपको 1260 मिली है, यानी नेट ऑफ टैक्स है। इसको ग्रॉस अप कर लें, इसको 70 पर डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, आपको टोटल इनकम आ जाएगी कितनी बनती है, तो कुछ नहीं होता। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव कैश डिविडेंड ऑफ रुपीज 97,750 नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एंड बोनस डिविडेंड ऑफ रुपीज एम्बिशियस डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन डेट ऑफ एंटाइटलमेंट एंड ऑन 30 जून वॉज 25 एंड 20। तो हमें जिस दिन एंटाइटलमेंट डेट पे बोनस मिला तो 20,000 इंटू 25 करेंगे, हमें आ जाएगी बोनस शेयर्स की अमाउंट। तो बोनस शेयर्स हैं वो भी डिविडेंड होते हैं और डिविडेंड वैसे भी डिविडेंड है, दोनों कहाँ जाएंगे, हमारे FTR में जाएंगे। हाँ, जो बोनस शेयर्स की वैल्यू आएगी 25 के हिसाब से, उसके ऊपर हम 10% क्या करेंगे, टैक्स रेट चार्ज कर रहे होते हैं, और जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर कितना चार्ज करते हैं, 15% चार्ज करते हैं। फिर ही ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6 लाख टू बैंक अकाउंट ऑफ NPO एज अ डोनेशन फॉर फ्लड इफेक्टिविटी। ये डोनेशन या रिलीफ कैंप्स वगैरह होते हैं, इसमें हम डोनेट करेंगे, इसमें आपको रिपेट मिलता है, तो इसका रिपेट भी आ जाएगा। और इसने एनुअल प्रीमियम पे किया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब आप देखें, इसमें से सारी एडजस्टमेंट किसकी थी, सैलरी की थी, बाकी तो कोई इसमें चीज़ इन्वॉल्व नहीं हुई। तो 19 मार्क्स का सवाल ही किसके लिए था, सैलरी के लिए था। इसको देख लें, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। काफ़ी है, मैं कहता हूँ सैलरी के सवाल मुश्किल होते ही नहीं है, इसलिए एग्जामिनर पिछले 1 साल से सैलरी का सवाल पूछ ही नहीं रहा। लिटरली अगर पूछ लेगा तो पेपर पास हो जाएगा। देखिए ना, ये 19 मार्क्स हैं, इस 19 मार्क्स में से यार 15 नंबर आ जाएंगे, 12 नंबर आ जाएंगे आराम से। आपको इसलिए आसान लग रहा है बिकॉज आप पहले कर चुके होंगे ड्रामे। पहले जब आपको करवाए थे ना, तो इस अदर इन्फॉर्मेशन से पहले तक करवाए हुए हैं, ये सारे करवा दिए हुए हैं, जितने सवाल हैं सारे करवा दिए हुए हैं। मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप पब्लिकली भी। सिर्फ ये एडजस्टमेंट जो है ना आपको नई नहीं लग रही है, बाकी अब हर सवाल अदर इन्फॉर्मेशन से पहले करके बैठे हुए हैं, इसलिए आसान लग रहे हैं। तेरे इस पेपर पे कितने नंबर आए थे, तेरे इस पेपर पे कितने नंबर आए थे, 2 नंबर आदमी यार, तो पूरे पेपर पे 12 नंबर आए थे। ये 12 नंबर यार, टैक्सी का नंबर लग रहा है मुझे तो ये। क्या क्या गए, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो अभी अनफिट हूँ, अनसाउंड हूँ, मैं तो बुखार है आज भी। क्या कह रहे हो, ऊंची बोलना भी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे ना दिमाग मेरा भी घूम रहा है। बताओ क्या गए, हाँ मैं माइनर भी हूँ, मेरे 7 खून माफ है, ले आओ। नहीं, वो तो आप 10 साल के हो तो काबिल हो जाते हैं। कैमरा बंद करना। चले, अब ये सवाल नासिर वाला, ये अच्छा सवाल है। इसमें देखते हैं, अब ये आया हुआ है 16 मार्क्स का। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, द टैक्सेबल इनकम, द नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू नासिर फॉर द टैक्स ईयर 2023। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन, exclusion and disallowances, okay,
With reference to the provision of residential house to Nasir by APL, discuss the tax implication for APL. Nasir has been working as a head of finance in Asaish Private Limited. He received the following monthly. अब देखें इसने मंथली का जिक्र किया हुआ है, तो अब इसको हम ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो ऊपर बताता है एनुअल है कि मंथली है, यहाँ मंथली है, 8 लाख सैलरी है, ओके। मेडिकल अलाउंस है पर मंथ स्टार कर लेंगे, अगर फैसिलिटी गिवन हुई तो टोटल टैक्सेबल, अदरवाइज नॉर्मल रूल लगेगा। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कितना है, 2 लाख, ये भी क्या है, टैक्सेबल है। कहते हैं जी रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय APL फॉर नो रेंट। APL ने एक घर है ओन किया हुआ है और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है, 3 लाख रुपया पर मंथ है। हमने इसको घर दे दिया है, तो हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ये ले लेंगे जी, आ जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू डेट इज़ 3 लाख इंटू 12 कितनी बनती है, 36 लाख। ये बनती है 36 लाख रुपया और हम लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब इसकी सैलरी है 8 लाख पर मंथ, 8 इंटू 12 करेंगे कितनी आएगी आपके पास, 9.6 मिलियन। 9.6 मिलियन का लें 45% कितना आता है, 4320000, तो 1000 यही बनता है। हम यही क्या करेंगे, 4320000 इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। ये वाला पॉइंट मज़े का है, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट बेसिकली जो है ना आपस में एक साल लिंक्ड हैं, जो इस सवाल में मेन पूछे हुए हैं उसने। कहता है कंपनी मेंटेन्ड कार है, द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज बाय APL ऑन 1 जून 2021 एट अ एनुअल रेंट ऑफ ₹1.1 मिलियन। उसने लीज पे गाड़ी ली है यकम जुलाई को। यकम जुलाई को जब उसने गाड़ी लीज पे ली थी तब उसकी फेयर वैल्यू 4 मिलियन थी। 30 जून को उसकी फेयर वैल्यू जो है 6 मिलियन है। 70% कार ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, 30% कार जो है पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब देखो भाईजान उसने क्या बताया है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 4 मिलियन, तो हम लेंगे यहाँ पर 4 मिलियन। इसके बाद हम लेंगे उसने कहा था बहुत पर्पस के लिए, तो हम इसका ले लेंगे 5%, कितना आएगा, 2 लाख, वो हम ऐड कर देंगे सैलरी में। ये 30-70 का स्प्लिट रेलेवेंट नहीं होता। अब ये 30-70 का रूल कहाँ इस्तेमाल होगा, अगले पॉइंट्स में। कहते हैं 250 लीटर ऑफ फ्यूल एवरी मंथ उसको मिल रहा है, 250 लीटर पेट्रोल का। द एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 180। अब देखें उसको पेट्रोल मिल रहा है गाड़ी के लिए और 250 लीटर मिल रहा है पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा एनुअल फ्यूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्यूल के चार्जेस कितने बनते हैं, 5 लाख। अब इस 5,40,000 का हमने इसको फ्यूल दिया है, ये 70% ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है गाड़ी और 30% किसके लिए हो रही है, पर्सनल। तो इसका हम क्या लेंगे, 30% लेंगे। जो जवाब आएगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना बनता है, 1 लाख। ये हम क्या करेंगे, बेनिफिट ऐड कर देंगे। 70-30 यहाँ इस्तेमाल हुआ है। फिर रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 2 लाख पर 20,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर APL रीइंबर्स्ड हिम ₹1,60,000 इन दिस रिस्पेक्ट। अब देखिए उसको हमने क्या रीइंबर्समेंट है वो कितनी हम देंगे, तो हमें 20,000 पर मंथ तक दे सकते हैं। तो देखिए इसकी रीइंबर्समेंट है 20,000 पर मंथ। 20 इंटू 12 कितना बनेगा, टोटल रीइंबर्समेंट बनती है 2,40,000। डन। इस रीइंबर्समेंट में से 70% रीइंबर्समेंट जो है वो तो ऑफिशियल है और 30% जो है वो हमारे प्राइवेट पर्पस के लिए है। तो 240 का 70% ने कितना आता है, 168। मतलब 1,68,000 तक के अगर पैसे वापस करेगा हमें, ये तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है। इससे ओवर एंड अबव कितने बनते हैं, ये है हमारे ऑफिशियल पर्पस के लिए। उससे हमें कितने वापस किए हैं, 1.5 लाख। तो भाई ये तो इसके लिए अभी, ये तो हमें जो हमने ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी इस्तेमाल की हमें वो भी पैसे पूरे नहीं मिले, तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये ही एक ट्रीटमेंट था, एक ही रूल साथ इसने लेके चलिए। अब उसने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस दी है, इसका मतलब मेडिकल अलाउंस क्या हो गया, टोटल टैक्सेबल हो गया। इंश्योरेंस जो है वो क्या हो गई है, हमारी एग्जेम्प्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि अंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसको एडहॉक रिलीफ मिला है, मतलब 1 टाइम पेमेंट मिलती है। जैसे कोविड आ जाता है तो 1 महीने का रिलीफ दे दिया, महंगाई आ गई है रिलीफ दे दिया। एडहॉक रिलीफ मिला है 1 महीने की सैलरी की वजह से।
इन्फ्लेशन की वजह से, तो 1 माह की सैलरी हम इसमें ऐड कर देंगे रिलीफ के नाम से 8 लाख रुपया बेसिक सैलरी। फिर नासेड इनकम अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फ्रॉम जुलाई टू नवंबर वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर कोविड गाइडलाइंस। तो भाई इसने खर्चे किए हैं तो ये तो एक्सपेंस आउट नहीं हो सकते, सैलरी में एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। इसका टैक्स कटा है 45 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने को पहले भी करवाया हुआ था, अब यहाँ तक तो आपने किया था। आगे जो 3 इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड, अरे मुबारक हो। During the year he got married and received 1 million in cash as gift from various relatives। भाई कैश में गिफ्ट मिला, सलामी लिखनी थी ना, उसने लिखी ताकि फतवा ना लग जाए, तो टैक्सेबल है ये। कैश में कोई चीज़ मिले वो क्या होती है, टैक्सेबल। तो क्या होगी, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और 4 लाख मिला है पेरेंट्स से, लेकिन ये भी कैश में मिला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बिकॉज कैश में कोई चीज़ मिल जाए वो क्या है, टोटली टैक्सेबल है, गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इन एडिशन हिज पेरेंट गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ ₹5 मिलियन सिविक। तो ये इन काइंड है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन वो 14 लाख जो है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो कल को शादी करो ना, अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो QR कोड ना लिख के भेजना बच्चों को ना, अपने शादी स्कैन करें। बैंक ट्रांजैक्शन करवाना है, टैक्स से बच जाओगे। बता, मैं तुम्हें इतनी बड़ी कंसल्टेंसी बता दी है मैंने टैक्स की, और तुम्हें मैं आइडिया बता रहा हूँ कि शादी कार्ड पर लिखना फॉर सलामी स्कैन द कोड, और जहाँ बैठोगे पीछे इतना बड़ा QR कोड ना लगवा देना। नहीं है, तेरा गांव कौन सा है, चीचू की मलियाँ कौन जाए अब, मैं तो इनवाइट नहीं करता किसी को। भाई ने उस दिन करनी है ऐसे, भाई ने बस बम फाड़ना है, हो गई है, दैट्स इट। नहीं कुछ और भी, खैर हो गई है, हमने बस अनाउंस करना है आउट ऑफ नो वे। आई कीप माई पर्सनल लाइफ वेरी पर्सनल, मुझे खुद नहीं पता कहाँ है। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड अ कैश डोनेशन। अब इसने कैश डोनेशन की है, रिबेट नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर इसने कंट्रीब्यूशन की है अप्रूव पेंशन फंड में, तो हाँ इसके ऊपर इसको रिबेट जो है मिल जाएगा। तो सर ये 14 मार्क्स का सवाल है, इसमें से 12 नंबरों से सैलरी के लग रहे हैं। अब वो देखिए 70% इन सवालों में क्या है, सैलरी ही होती है। तो इसका मतलब क्या है भाई, सैलरी इसी तरह कर लो, न्यूमेरिकल निकल जाते हैं आपके। और इस दफ़ा आपको ये सवाल इस तरह का एक्सपेक्टेड है, इसको देख लें फिर आगे चलते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो कौन है, कौन सा, अच्छा भूल ही गया हूँ मैं। अबे इसको फातिमा मिलती है, मिल जाएगी। अभी मिले नहीं है, लेकिन खुशी तो आ रही है। सोच रहा हूँ कौन कौन सी होंगी। जिसने भाई आना है ना वो आज से, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हमें शादी होगी, फिर आप मर जाओगे, वो बेवा हो जाएगी, बच्चा यतीम हो जाएंगे, क्या करनी शादी करके। नहीं तो आप इतने पैसे कमाओ ना, आपका पेंशन के ना ही नीड पड़े। हम पाकिस्तानी ना बहुत छोटा सोचते हैं, नौकरी करनी है, बेनिफिट्स लेने हैं, पेंशन होनी चाहिए। इतने पैसे कमाओ कि तुम्हारा जो डिविडेंड आना है वही अगलों के रेवेन्यू से ऊपर होना चाहिए। थिंक बिग, हाई का एम करते हैं हमेशा। नौकरी पाकिस्तान में सर यही चीज़ है, गवर्नमेंट लोग बड़ा अच्छा समझते हैं कि गवर्नमेंट मुलाजिम हो गया बस ठीक है, हो गया सेट हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा किसी ले गया है सरकारी मुलाजिम वाला हक, तो हमें क्यों रो रहे हो। टाइम पे तुमने CA कर लेना था ना। और ये सारी नसीब की बातें होती हैं।
गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ ये होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वट ये और वो है, बट एक एलिमेंट तो भूल जाते हैं ना कि भाई इसमें अब हलाल हराम के फैक्टर कितने, वो सारे भूल के बैठे होते हैं। अब सारे तो सरकारी मुलाजमिन हराम नहीं कमाते हैं, बट जॉब्स वैसी अच्छी नहीं लगती मुझे। जैसे फिर हम इस जॉब वाले की कैलकुलेशन करते हैं, बासित की, कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, द टैक्सेबल इनकम, द नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू बासित फॉर द टैक्स ईयर 2023, शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, इस 16 मार्क्स का। फिर वेदर द ऑप्शन इज अवेलेबल टू बासित फॉर द टैक्सेशन ऑफ सैलरी इन एरियर्स ऑफ ₹7 लाख रिसीव फ्रॉम ML एज अ पार्ट ऑफ फाइनल सेटलमेंट, और ये 1 नंबर का है। उसने कहा है बस ये आपने टैक्स में बताना है, रिवाइज कैलकुलेशन नहीं चाहिए। फिर है आइडेंटिफाई द एडिशनल स्टेटमेंट दैट द बासित नीड्स टू फाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फॉरेन सोर्स इनकम, ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन इन ईच एडिशनल स्टेटमेंट। ओके, कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2023, बासित अ सीनियर मैनेजर ऑफ मास्टर लिमिटेड रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2023 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 years ऑफ सर्विसेज। अब इसने देखिए रिज़ाइन कब किया है, 31 जनवरी को। इसका मतलब जुलाई से लेके ये बने इसके 7 महीने की एम्प्लॉयमेंट जो है वो बन रही है। तो ये इसको हाईलाइट करके पेपर पे कहीं पे लिख लेना आप लोग कि ये कितने हैं, 7 महीने हैं। इसकी सैलरी है 6,10,000 पर मंथ इंटू 7 करेंगे। अब देखिए उसको यहाँ मिल रहा है अलाउंस पर मंथ फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट, आउट ऑफ विच ही पेड ₹36,000 पर मंथ। भाई अलाउंस जो है ना उसके लिए 2 ही रूल है, या तो टैक्सेबल या तो एग्जेम्प्ट है, उसमें से हम कॉस्ट लेस नहीं करते। अब ये कहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, हमने जब सैलरी पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, हम कहते हैं देखिए आपको डोमेस्टिक सर्वेंट दिया जाएगा, उसकी सैलरी पे कर रहे हैं, आपने जो पे की हुई तो वो लेस करवाना। भाई वो प्रीरिक्विजिट था। जब आपको ये अलाउंसेस के स्टार्टिंग पे एक रूल सिखाया हुआ है कि जिस चीज़ के नाम के आगे भी अलाउंस लग जाए ना वो चेंज हो जाती है। अब उसको 60,000 पर मंथ दे रहे हैं, उसको हमने सर्वेंट नहीं दिया। वो बात क्या थी कि हमने उसको सर्वेंट दिया हुआ था, हम इसको 60,000 पर मंथ सर्वेंट का दे रहे हैं जो इसने ढूंढ के 36,000 पे हायर किया हुआ है। तो वो जो मर्जी करे, वो ना करे हायर, हम तो दे रहे हैं 60,000 पर मंथ। तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अलाउंसेस में से एक्सपेंसेस इग्नोर होते हैं, तो ये क्या होगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी, अब फिक्स परसेंट में अलाउंस मिला है, ये भी क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 7 महीने का ये। ऑन 1 2022 ही लीज्ड अ कार हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹4.8 million एट अ मंथली रेंटल ऑफ ₹1,20,000। अब ये देखें एडजस्टमेंट उल्टी है, ये इसने गाड़ी लीज पे क्या की है, ले ली है खुद गाड़ी, एम्प्लॉयर ने नहीं, इसने गाड़ी लीज पे ली है और ये बहुत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट कब होना था, जब एम्प्लॉयर ने दी होती, तो ये तो इग्नोर हो जाएगी। फिर ऑन 1 जुलाई 2022 13,000 शेयर्स उसको अलॉट किए थे अंडर ESS अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल द ट्रांसफर शेयर अप टू 30 दिसंबर 2022। ये 31 दिसंबर ना 2022 कर लीजिएगा, ये 21 लिखा हुआ है गलती से। और 31 में 2023 नीचे भी 23 कर लीजिएगा। ही सोल्ड 5,000 शेयर एट अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डिफरेंट डेट। तो भाई जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है तब 90 थी, उसमें से लेस कर दें, जो कॉस्ट आपने पे की है तो बेनिफिट होगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। और जब आपने शेयर डिस्पोज की हैं 80 - 90 करेंगे, आपके पास गेन आ जाएगा, ये लॉस कितना बनता है वो आ जाएगा। फिर ऑन February 2023 ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम ML एज अ फाइनल सेटलमेंट ₹3,20,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट, तो टोटली टैक्सेबल होती है। 22 लाख अंडर ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव बाय द बोर्ड, ये स्कीम है, कितनी होती है, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है, मतलब ये 19 लाख रुपये इनकम में ऐड हो जाएगा। और 7 लाख एरियर्स के मिले हैं बकाया जाते, वो भी इनकम में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। विद होल्डिंग टैक्स है 14 लाख रुपया, ये हम टैक्स में लेस करवा देंगे। तो भाई यहाँ तक तो सारी सैलरी थी और ये भी हमने किया हुआ था, इसमें कोई चीज़ मुश्किल है, क्लियर कट सवाल है ये।
अब आगे जो एडजस्टमेंट है उसको देख लेते हैं। ऑन 31 जनवरी 2023 ही रिसीव गोल्ड वर्थ ₹2 लाख एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। अब इसको दोस्त ने गिफ्ट किया है, टैक्सेबल हो जाएगा। अदर देन रिलेटिव कोई गिफ्ट करेगा तो वो टैक्सेबल है इन काइंड, खास तौर के ऊपर। फिर ऑन 1 फरवरी ही परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इग्नोर हो जाता है। ऑन 1 अप्रैल ही लेफ्ट फॉर यूके उमरकोट एंड ज्वाइंड ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉय एट अ सैलरी ऑफ 3200 पर पाउंड। बड़ी सैलरी है यार, 3200। ही रिमेन्ड अब्रॉड टिल ईयर एंड, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। फॉरेन सोर्स सैलरी है, ईयर एंड में पाकिस्तान मौजूद भी नहीं है, तो ये 3200 जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर while residing in UK he served as a visiting faculty member at university. He earned £1,500 from the university and incurred expenditure of 500 for providing services at the university. इसका टैक्स कटा था 225 का। तो भाई ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। 1500 इसने अर्न किया है, 500 इसने खर्च किया है, तो £1000 जो है वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और इसके बाद का चूँकि फ़ॉरेन टैक्स भी है तो उस पर फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट भी जो है आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये सवाल था, इसमें कुछ मुश्किल है बताएं? तो मैं आपके साथ ना ये आज का फिर लिंक रीशेयर करूँगा वो सैलरी के एक्सट्रैक्टेड न्यूमेरिकल्स का। वो अगर आप कर लेते हो ना, आपके ये न्यूमेरिकल्स में कोई मसला नहीं। बिकॉज अब देखें ये सवाल 16 नंबर का है, आप खुद देखें इस 16 नंबर में से एडजस्टमेंट के हैं क्या। पहले वाली जो है गोल्ड वाली एडजस्टमेंट ये 1 नंबर की होगी। म्यूचुअल फंड्स वाली एडजस्टमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी शायद 1 नंबर होगा, 2 नंबर हो गए, और इन दोनों के 1 नंबर होगा, और इसका 1 होगा, और इसका भी 1 नंबर होगा बिकॉज ये भी एग्जाम्प्ट है। 2 नंबर होगी, इसके होंगे 2 नंबर। 4 नंबर मैक्सिमम एडजस्टमेंट है 16 में से, बाकी 12 नंबर की क्या है इसमें, सैलरी है। तो भाई ये सैलरी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो 2 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, सैलरी के या बिजनेस के। बिजनेस के न्यूमेरिकल्स अगर आपसे हो रहे हैं ना तो ये आपके लिए हलवा होता है। डन, क्लियर है? और कर दूं, डिस्कस करें लो। जो लिंक बता रहे हैं वही तो नहीं है जो 31 जनवरी को शेयर किए थे? क्या 31 जनवरी को किए, तीन वीडियोस में उसमें ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस डिस्कस्ड है, और ये सारे सैलरी वाले हैं। बिकॉज आप देखिए, आप कोई भी सवाल ओपन करेंगे इसमें सैलरी है, सैलरी आती है। बाकी तो आपको रिबेट निकालना आ गया, आप लोगों को टैक्स निकालना आ गया। अब इसमें है क्या, जब आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी, अगर टैक्सेबल इनकम आपके 10 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने सरचार्ज लगा देना, सिंपल इज दैट केस। ठीक है, आपके साथ जो शेयर किया ना मैंने वो डॉक्यूमेंट जिस पर एडजस्टमेंट लिखी हुई है, उसमें एक काम आपने लाजमी करना है। उसमें जो है ना सैलरी वाला एरिया, उसको ओपन करें। उसमें जो रेड से लिखा हुआ है चीज़ें, दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रेड से मेंशन्ड है। और जो क्वेश्चंस के सामने एडजस्टमेंट मेंशन है ना, वो एडजस्टमेंट्स कीजिएगा। जैसे उसमें ये मेंशन्ड है कि ये आपका सवाल जो है बासित वाला स्प्रिंग 2022 का, मेरे ख्याल से इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 और 4 है, ये मेंशन्ड है। ये एडजस्टमेंट्स एक दफ़ा रिकॉल आप लोगों ने लाजमी करनी है, पेपर पास हो जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट लिंक करते हैं कि ये होगी शुरू से लेके सिर्फ एडजस्टमेंट को देखते हैं जो आपने मार्क। हाँ देखो, सवाल आपको एक करवा दिया है, आपको फॉर्मेट समझ लग गया। अब कितने सवाल फॉर्मेट पे करोगे? नहीं, सिंपल सी बात है, जब आपको एक फॉर्मेट समझ लग गया है, अब कितने सवाल फॉर्मेट पे करोगे? आपको 1 सवाल किया, 2 सवाल किए, 3 सवाल किए, 4 किए, 5 किए, 5 सवालों का प्रॉपर एंड तक कर रहे हैं कैलकुलेट। आप रिबेट भी निकाल रहे हैं, आप क्रेडिट्स भी निकाल रहे हैं, आप सैलरी नॉन सब कुछ निकाल रहे हैं, और आपको ये लॉजिक भी समझ आ गई है कि टैक्सेबल इनकम अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है तो हमने सरचार्ज भी ऐड करना है, आपको ये आ गया है। जब आपने 5 सवालों में मुख्तलिफ करके सीख लिया है, तो अब अगले 25 सवालों में भी क्या सीखोगे? अब 25 सवालों में क्या है, अगले टोटल इनकम निकाल कर रेट ही लगाना है ना। अब वो रेट कहीं 45 लग रहा है, कहीं 30 लग रहा है, कहीं 20 लग रहा है, कहीं 50 लग रहा है, ऐसे ही हो रहा है।
तो फिर लर्निंग नहीं है। जो लर्निंग है ना आपकी, जो सीखना है, वो आपने पहले 5 सवालों में सीख लिया। आपको फॉर्मेट समझ गया, हाँ यार ये पूरा फॉर्मेट है, सवाल शुरू करना आ गया कि हाँ ये चीज़ मुश्किल छोड़ के आगे जाना है, पहले ये करना है, ये चीज़ें लिखनी है। जब वो आपको आ गया है, अब आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं ना, आपने वो एडजस्टमेंट्स ही करनी है। अब ये सवाल जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर वाला है, अब ये सवाल डिस्कस किए हैं, अगर मैं सवाल प्रॉपर सॉल्व भी करता तो मैक्सिमम क्या होना था, एडजस्टमेंट्स करके समझ आ गई है, बस सामने लिख के जमा ही किया मैंने, और मैंने क्या करना, लाइन पर रेट लगा लिया। अब आपको रेट लगाना आता है, एक सिंपल सवाल है कि आपको टैक्स रेट लगाना आता है? आता है। तो भाई अगर रेट जो है 24 लाख वाले पे लगा रहे हैं, आप 56 लाख का स्लैब लगा रहे हैं, या जो समझ स्लैब लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं है, आपको स्लैब अप्लाई करना आ गया। आपको रिबेट कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। अब रिबेट में क्या है, एक्चुअल टैक्स पेड, फॉरेन टैक्स या एवरेज टैक्स? भाई फॉरेन टैक्स जो गिवन किया होगा उसको आपने कंपेयर करना A बाय B मल्टीप्लाई बाय C से। तो आपको जो अगर एक दो सवाल करके वो आ गया हुआ है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रॉपर करने का फायदा कोई नहीं है। प्रैक्टिस डजंट मीन कि आप प्रॉपर सवाल शुरू करें, एंड तक सॉल्व करें, शुरू करें सॉल्व करें। अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने बिजनेस के 6 सवाल किए थे, पूरे फुल फ्लेज प्रॉपर 6 सवाल किए थे A to Z, ताकि आपको फॉर्मेट और मुश्किल सवाल। हमने AOP के भी कोई तकरीबन 5 सवाल किए हैं, हमने लॉसेस के भी तकरीबन 3 सवाल किए हैं। कितने हुए ये फुल फ्लेज क्वेश्चन? तकरीबन 13 के करीब बनते हैं, 14 14 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने किए हैं, और फुल फ्लेज फॉर्मेट स्टार्ट करके एंड तक। अब उन 14 क्वेश्चंस में एक चीज़ आपने नोट की, पहले 2 में मसला था, अब थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड जहाँ भी आपको लग रहा है टैक्सेबल इनकम 10% से अबव है, आप सरचार्ज निकाल रहे हैं, टैक्सेशन में आपको लगे पता, रेट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेट का मल्टीप्लाई। अब उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। फर्स्ट टाइम करना वॉज न्यू, सेकंड टाइम करना वॉज न्यू, थर्ड टाइम करना वॉज न्यू। भाई 14 क्वेश्चंस में आपको जब फॉर्मेट बनाना आ गया, एडजस्टमेंट लिखना आ गई, वर्किंग करवाना आ गई, तो अब मजीद अगर 10 सवाल भी और है तो उनकी एडजस्टमेंट ही करो ना आप लोग। आपने क्यों प्रॉपर सॉल्व करने हैं? अब तो टाइम सेव करना चाहिए। आपको फॉर्मेट है, एक सवाल और किया मजीद फॉर्मेट में, बाकी एडजस्टमेंट डिस्कस करो। सर आपने ना कैपिटल गेन में क्वेश्चन कराया था गुरुद्वार वाला, तो उसमें ये कि उसने आपने यूजर की बात बताई थी कि अगर नीचे जो रिक्वायरमेंट उसमें कैपिटल गेन के मुताबिक का है, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस से करेंगे तो इसका जो है ना जवाब उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर वो देता है कि यानी बड़े सवाल में 17-18 नंबर का, तो उधर कोई मतलब बताता नहीं है कि यार बताता है। मैंने पिछले 14 क्वेश्चंस में कैपिटल गेन बताया करके, वो बताता है। एक सवाल था आपका फेथ ब्रदर्स वाला ही है मेरे ख्याल से, हाँ उसमें था डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट मशीनरी। अब अगर पता है मशीनरी डिस्पोज करेंगे वो कैपिटल गेन्स में आती नहीं, वो बिजनेस में जाती है। बताता है वो, हर चीज़ बताता है। ठीक है, कल मिलते हैं जूम पे, हम अगर जूम पे सेल टेक्स करते हैं इसको। शाम में ही है, नहीं शाम में।